पर्यटन नगरी मसूरी में 27 दिसंबर से 30 दिसंबर तक होने वाले विंटर लाइन कार्निवाल की तैयारियां पूरी हो चुकी है। जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे इस कार्यक्रम में उत्तराखंड के नामी कलाकार भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही स्थानीय कलाकारों की ओर से भी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इस दौरान मसूरी शहर को सजाया गया है और लंढोर बाजार, लाइब्रेरी, माल रोड में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। साथ ही कई खेल प्रतियोगिताएं भी आयोजित होंगी। उप जिलाधिकारी ने बताया कि इस कार्यक्रम से जहां पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, वहीं स्थानीय व्यवसायियों को भी रोजगार मिलेगा। इस बार गत वर्षों की तरह जो है बहुत ही उत्सुकता से और हर्षोल्लास से हम मसूरी विंटर लाइन कार्निवल की तैयारियां जो है जिला प्रशासन इसमें जुटा हुआ है। ये 27 दिसंबर से लेकर 30 दिसंबर तक इस बार ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। और जो हमारे उसमें कार्यक्रम है, उसमें जो हमारी स्टार नाइट्स हैं, तो उसमें पहले दिन जो है श्रीमती बसंती बिष्ट जो पद्मश्री विजेता हैं हमारी, वो आ रही हैं जागर नाइट के लिए। उसके बाद रेशमा शाह जी हैं और करिश्मा शाह और रूहान भारद्वाज की पहले दिन 27 तारीख को स्टार नाइट है। जो सेकंड डे है उसमें जो हमारी स्टार नाइट है उसके अंदर इंडियन ओशन बैंड है। इंडियन ओशन बैंड के साथ में इंदर आर्य एक आर्टिस्ट है हमारे पिथौरागढ़ से, वो आ रहे हैं। और तीसरी जो हमारी स्टार नाइट है 29 तारीख को, उसके अंदर प्रियंका मेहर है हमारे उत्तराखंड की आर्टिस्ट, वो आ रही हैं। और विक्की चौहान है एक आर्टिस्ट हमारे, वो आ रहे हैं। और जो लास्ट दिन है हमारा, उसमें स्टार नाइट के अंदर जो पांडवास बैंड है हमारे उत्तराखंड का, बहुत लोकप्रिय बैंड है, वो आ रहे हैं। और साथ में एक रैप परफॉर्मेंस है यूके रैपी बॉय द्वारा। तो ये हमारे 4 दिन की जो हमारी स्टार नाइट्स है उनका शेड्यूल है। इसके अलावा जो है हमारा जो दिन के कार्यक्रम है हमारे, जो गांधी चौक पे ऑर्गेनाइज होंगे और शहीद स्थल पर ऑर्गेनाइज होंगे और लैंडोर में ऑर्गेनाइज होंगे, उनमें हमारे जो लोकल बैंड्स हैं और हमारे जो हमारे स्थानीय सांस्कृतिक जो संघ है मंच, उनको हम मंच प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें उनका भी पार्टिसिपेशन होगा। ये मसूरी के पर्यटन के लिए और मसूरी की इकोनॉमी के लिए बहुत ही एक प्रभावशाली कदम रहता है। और जैसा कि सभी ने एक्सपीरियंस किया है, कार्निवल भी बहुत बड़ा बूस्ट देता है मसूरी की इकोनॉमी को और पर्यटन को। तो वही उम्मीद है इस बार भी वही उसी लाइंस पर हम जो है मसूरी कार्निवल को सक्सेसफुली ऑर्गेनाइज करेंगे। एमपीजी कॉलेज के सभागार में अखिल भारतीय अनुसूचित जाति युवजन समाज की ओर से आयोजित अभिनंदन और सम्मान समारोह को कॉलेज छात्र संघ की ओर से सूचना न दिए जाने और राजनीतिक कार्यक्रम किए जाने पर भारी विरोध किया है। साथ ही कार्यक्रम का आयोजन नहीं होने दिया गया। वहीं युवजन समाज की ओर से आरोप लगाया गया है कि जातिगत भावना के तहत सम्मान समारोह आयोजित नहीं होने दिया गया, जो निश्चित ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कॉलेज में जैसे कि आपने देखा होगा कि बाहर पोस्टर लगा रखा है बिना किसी अनुमति के, किसी भी छात्र संघ के पदाधिकारी को उसकी सूचना नहीं दी गई थी। प्रिंसिपल सर से हमने जब पूछा कि ये कार्यक्रम किसमें है, उन्होंने बोला कि ये कार्यक्रम होस्ट कर रखा कि एचडीएम सर से इसकी परमिशन ले रही, जिसकी सूचना हमारे किसी भी पदाधिकारी को नहीं दे रही। जब हमने इसकी सूचना के बारे इस कार्यक्रम के बारे में पूछा तो कहते हैं कि ये कार्यक्रम की सूचना पहले से दे रही थी और हमें इस सूचना को तो बताया नहीं किसी ने। एक बार पूरा राजनीतिकरण हो रहा है यहाँ। प्रिंसिपल सर इस चीज़ों को बस बार बार घुमा देते हैं दूसरे रीजन लेके। ग्रीन लीफ और छावनी परिषद लंढोर के सहयोग से छावनी परिषद के 4 दुकान में 2 दिवसीय लंढोर मेले का आयोजन किया गया। पहले दिन बड़ी संख्या में पर्यटकों ने मेले में पहुंचकर उत्तराखंड के लजीज व्यंजनों के साथ ही पहाड़ी उत्पादों की जमकर खरीदारी की। मेले में जहां पहाड़ी खाने के स्टॉल लगे थे, जिसमें पहाड़ी दाल के पकौड़े, पहाड़ी खाने की थाली सहित पहाड़ के उत्पाद मेले में आकर्षण का केंद्र रहे। वहीं मेले में उत्तराखंडी हस्तशिल्प के स्टॉल भी लगाए गए। इस मौके पर मेले के आयोजक ग्रीन लीफ संस्था के निदेशक विवेक वेणीवाल ने कहा कि मेले का उद्देश्य उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत को आगे बढ़ाना है। पिछले 8 सालों से हम लोग यहाँ के लोकल किसान, लोकल ट्रेडर्स, जो बाज़ार की लेडीज़ हैं जो अपना घर में काम करती हैं, उनको सपोर्ट करने के लिए एक छोटा सा इवेंट हम लोग ऑर्गेनाइज़ करते हैं। उम्मीद नहीं थी कि इतने साल हो जाएंगे। शुरू में 8-9 स्टॉल होते थे हमारे, छोटे से एक लेन में लगाते थे। अब धीरे धीरे थोड़ा सा बढ़ गया है, तो करीब 30 स्टॉल हमारे लगते हैं। भिन्न भिन्न प्रकार के आर्टिशंस उत्तराखंड के यहाँ आते हैं, देहरादून से, मसूरी से, धनौल्टी से, मसराना से, जितने हमारे कांटेक्ट में या हमारे यहाँ लोग काम करते हैं, आस पड़ोस के गार्ड हैं, इनके घरों में, इनके गांव में अगर कोई काम कर रहा होता है तो उनको सपोर्ट करने के लिए उनको एक प्लेटफॉर्म हम यहाँ पर ऐसा क्रिएट करते हैं। यहाँ कुछ अच्छे बड़े ब्रांड्स भी आते हैं ताकि जनता है, और उन्हीं के साथ साथ छोटे ब्रांड्स को भी सपोर्ट मिल जाता है। इसमें हम ये भी कोशिश करते हैं कि लोकल कल्चर को प्रमोट किया जाए थ्रू डांस एंड कल्चरल परफॉर्मेंसेस। यहाँ लैंडोर मेला लगा है, ये इस बार 9th एडिशन है लैंडोर मेला का। और हर साल जैसे मैं देख रही हूँ, इसमें जो दुकानें लगती हैं वो हर साल बढ़ती जा रही हैं।
और ये एक बहुत अच्छा मौका है और अवसर है लोकल जो यहाँ पर आर्ट है उसको शोकेस करने का। और मैंने देखा यहाँ पर बहुत सारे खाने के स्टॉल्स भी लगे हुए हैं, गढ़वाली थाली है, तो इससे लोगों को ये यहाँ का कल्चर के बारे में पता चलेगा। मैंने सुना है शाम को यहाँ पर डांस प्रोग्राम भी होगा, तो यहाँ का कल्चर, यहाँ का फूड और जो टूरिस्ट यहाँ पर आ रहे हैं उन्हें और इस एरिया के बारे में और ज़्यादा उत्साह रहेगा अगली बार से आने के लिए। बागेश्वर में 108 एम्बुलेंस आपात सेवा के चालक अब लोगों के लिए आफत साबित हो रहे हैं। दरअसल यहां जिला अस्पताल के एक 108 एम्बुलेंस चालक शहर के नजदीक पौड़ी बैंड के पास नशे में धुत होकर 108 वाहन में ही सो गया और एम्बुलेंस में मौजूद मरीज को मरने के लिए बीच राह हाईवे पर छोड़ दिया। वाहन में मौजूद मरीज के तीमारदारों ने गुहार लगाई, लेकिन नशे में धुत चालक सोता रहा। वहीं तीमारदारों ने जब हो हल्ला किया तो स्थानीय मौके पर पहुंचे और मरीज को दूसरे एम्बुलेंस से अल्मोड़ा बेस अस्पताल भेजा गया। पीड़ितों ने इसकी शिकायत डीएम से की है। वहीं इस पूरे वाकये का वीडियो वायरल होने के बाद प्रशासन ने आनन फानन में एम्बुलेंस ड्राइवर को हटा दिया है। सेंसिटिव संगीन इशू था, क्योंकि उसमें मरीज था और मरीज को ब्लीडिंग थी, तो उसमें इमीडिएटली एक्शन लेते हुए तुरंत गाड़ी वहाँ मरीज को भेजी गई, उनको भर्ती अल्मोड़ा अस्पताल में कराया गया। लेकिन जो ये वर्कर थे इनको जो है टर्मिनेशन कर दिया गया इनका, और इनके हाई अथॉरिटी को इन्फॉर्म कर दिया गया भविष्य में इनका रेगुलर चेकअप होगा और इस तरह कोई केस मिलेगा तो उसमें बख्शा नहीं जाएगा, क्योंकि ये एक मानवता से जुड़ा हुआ मुद्दा है। पहाड़ों में स्वरोजगार को लेकर अब लोग जागरूक हो रहे हैं, लेकिन जब बात वास्तव में महिला स्वरोजगार की होती है तो कुछ गिने चुने नाम ही हमें सुनने को मिलते हैं। लेकिन महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़ने का बीड़ा उठाया है तेजस ग्रुप की महिला समूह ने। दरअसल अल्मोड़ा जिले के ग्रामीण अंचल की महिलाओं का यह समूह अपने दैनिक काम करके ताड़ेखेत, द्वाराहाट और सोमेश्वर में अपनी फूड वैन के माध्यम से हर रोज चटपटे गोलगप्पे और टिक्की चाट बेचने निकल पड़ती हैं। पिछले 3 साल से प्रतिदिन अपने रूट के हिसाब से तय समय पर अलग अलग जगह जाकर ये अपना स्वरोजगार कर रही हैं, जिससे इनकी मेहनत अब धीरे धीरे रंग ला रही है। सर, जैसा कि सेना से रिटायरमेंट लेने के बाद मेरा एक मोटो था, वर्दी के साथ भी और वर्दी के बाद भी। उसी मोटो को आगे बढ़ाते हुए मैंने पहाड़ में महिला सशक्तिकरण के लिए, जहां एक डायलॉग सुनने को मिलता है आज इन महिलाओं के द्वारा कि पहाड़ की नारी सब पर भारी, उस डायलॉग को सार्थक बनाने के लिए एक संघर्ष इन महिलाओं द्वारा किया। उस संघर्ष को आगे बढ़ाने के लिए और पहाड़ में कैसे स्वरोजगार हो, कैसे आप हमारी इस वैन में ऐसा गाना भी सुनते होंगे कि घाला काटुल पातला काटुल दगड़ दगड़ हम बटुल आओ मिल बे रोजगार करुल। ऐसे डायलॉग को सार्थक बनाने के लिए और पहाड़ में कैसे स्वरोजगार होता है इसको सार्थक बनाने के लिए हमने अथक प्रयास करा। इसमें खासकर जो महिलाएं शुरुआत की दौर में अगर कहें तो इन महिलाओं ने बहुत एक लंबा संघर्ष झेला। शुरुआत में जब ये अपने दहलीज पार करके आई तो समाज ने जाने कितना हमें छीटाकशी करी, लेकिन आज मैं अपने को एक फौजी होने के नाते भी गर्व महसूस करता हूं कि इन महिलाओं ने कंधा से कंधा मिलाकर आज स्वरोजगार तेजस ग्रुप के रूप में सार्थक किया। पहले तो झिझक आती थी, बहुत शर्म भी लगती थी हमको बाहर निकलने में, परेशानी भी, क्योंकि लोगों की बातें सुननी पड़ती थी, परेशानी भी बहुत हुई। मैं पूरे तेजस ग्रुप को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से तेजस ग्रुप की वैन आज हमारे द्वाराहाट क्षेत्र में और उससे बाहर के क्षेत्र में और इनकी जो ब्रांच है हल्द्वानी में भी, जो स्वयं चाहे वो टिकिया हो, छोले हो और आपके दूसरे पकवान हो, वो स्वयं वैन के माध्यम से हमारी महिलाएं यहाँ पर आती हैं तेजस ग्रुप की, और यहाँ पर हमारे सभी स्थानीय लोगों को वो स्वाद भी मिलता है और एक संदेश छोड़कर जाते हैं कि पहाड़ में भी आजीविका के स्वरोजगार के बहुत साधन हैं, लेकिन इच्छा शक्ति होनी चाहिए। और मैं इसलिए उनको साधुवाद देना चाहता हूं कि हमारी महिलाएं आज अपने घर से बाहर निकलकर स्वरोजगार के लिए पूरे समाज को संदेश दे रही हैं। नरेंद्र नगर पालिका के रामलीला मैदान में 6 से कक्षा 10 तक के छात्र छात्राओं की 2 दिवसीय जनपद स्तरीय प्रदर्शनी और प्रोजेक्ट प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ मुख्य शिक्षा अधिकारी शिव प्रसाद सेमवार, नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन दिल्ली की दीप्ति, अलख नारायण दुबे और प्रीति राणा ने किया। प्रतियोगिता में उन 250 बाल वैज्ञानिकों ने हिस्सा लिया जिनके आइडियाज भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की NIF की ओर से चयनित किए गए थे। मानक भारत सरकार के डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का एक अभिनव नवोन्मेषी वैज्ञानिक कार्यक्रम है। बच्चों के भीतर विज्ञान और उसके साथ साथ जो टेक्नोलॉजी है उसके अनुप्रयोग को लेकर के और हमारे जीवन को और ज़्यादा आसान बनाने वाली तकनीकों और नवोन्मेषी जो आविष्कार हैं उनके विकास के लिए
बच्चों को प्रोत्साहित करने के लिए, उनको प्रेरित करने के लिए इंस्पायर अवार्ड मानक एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ है। और हमारे यहाँ जनपद टिहरी ने पिछले 7 वर्षों से पूरे राज्य में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। अव्वल नंबर रहे हैं रजिस्ट्रेशन में भी और पुरस्कार के बाद सेलेक्ट होने वाले बच्चों में भी। इंस्पायर भारत सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम है। इसके अंतर्गत 10 से 32 साल के विद्यार्थी सम्मिलित हैं, लेकिन इंस्पायर अवार्ड मानक में कक्षा 6 से 10 तक के अध्ययनरत छात्र छात्राएँ आते हैं। उनकी आइडिया भारत सरकार अगर सेलेक्ट करती है तो 10,000 उनके अकाउंट में सीधे डीबीटी के माध्यम से दिया जाता है। वो प्रोजेक्ट बनाकर ज़िले में आते हैं। 10% प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं स्टेट के लिए। स्टेट में अच्छे प्रोजेक्टों को पुनः धनराशि दी जाती है और नेशनल लेवल पर जो 60 प्रोजेक्ट सेलेक्ट किए जाते हैं उनकी प्रदर्शनी राष्ट्रपति भवन में लगती है और उन बच्चों को जापान जाने का भी मौका मिलता है। सुरेंद्र नगर में इंस्पायर अवार्ड कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मैं भी शामिल हूँ और दूर दूर के बच्चे अपने प्रोजेक्ट लेके आए हैं। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं राज्य और उसके बाद नेशनल लेवल तक अपने प्रोजेक्ट को पहुँचाऊँ। और यहाँ सभी बच्चों की जो है नई नई सोचें हमें देखने को मिलती है। उनके प्रोजेक्ट के रूप में कई प्रकार की चीज़ें जिनके बारे में हमने ना कभी सुना था ना ही कभी देखा, ऐसी भी चीज़ें हमें देखने को मिल रही है। कृषि मंत्री गणेश जोशी ने राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषि के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले कृषकों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को सम्मानित किया। राष्ट्रीय किसान दिवस के अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह का भी भावपूर्ण स्मरण कर पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। देश के पूर्व प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के जिनको एक किसान नेता के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने किसानों के हितों के लिए संघर्ष किया, जिन्होंने छुआछूत को मिटाने का काम किया कि 121वीं जयंती हम यहाँ पर मना रहे हैं। 2001 से उनकी जयंती को किसान दिवस के रूप में मनाया जाता है। आज पूरे देश के अंदर उनकी जयंती मनाई जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का कहना है कि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। आज किसानों को मजबूत करने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार कर रही है। आज किसान सम्मान निधि के माध्यम से उनको सम्मान देने का काम मोदी सरकार ने किया है। आज कई योजनाएं केंद्र सरकार की किसानों को केंद्रित कर बनाई गई हैं और उन्हीं के पच्चनों पर चलते हुए हमारे युवा मुख्यमंत्री धामी जी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। जहां एप्पल मिशन में हमने 800 करोड़ की व्यवस्था की है, 50,000 पॉली हाउसेज हम लगाने जा रहे हैं, क्योंकि किसान मजबूत होगा तो देश मजबूत होगा। देश में एक बार फिर से कोरोना का नया वेरिएंट का कहर देखने को मिल रहा है, जिसका नाम JN1 कोविड वायरस है, जिसको लेकर दून अस्पताल के DMS डॉक्टर धनंजय डोभाल ने एडवाइजरी जारी करते हुए कहा है कि लोगों को एक दूसरे से सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखनी चाहिए और एक दूसरे से हाथ ज्यादा नहीं मिलाने चाहिए। साथ ही वह भीड़ भाड़ वाले इलाकों से दूर रहें और यदि किसी को सांस और अन्य किसी भी प्रकार की कोई बीमारी हो तो उसे डॉक्टर से सलाह लेकर अपना इलाज समय से करा लेना चाहिए। उन्होंने कहा है कि उत्तराखंड में अभी ऐसा कोई भी इस नए कोविड वेरिएंट को लेकर केस सामने नहीं आया है और यदि भविष्य में कोई ऐसी स्थिति सामने आती है तो उसके लिए दून अस्पताल में 9 ICU और 20 ऑक्सीजन वाले बेड आरक्षित किए गए हैं। एडवाइजरी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आई है और उसके बाद हमारे माननीय स्वास्थ्य सचिव श्री राजेश कुमार जी के द्वारा आई है कि सारी सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ न मिलाना, एक दूसरे से थोड़ा भीड़ भाड़ इलाकों से दूर रहना, इसका वो अनुपालन करें। और अगर उनको अगर सांस की संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो ओवर द काउंटर मेडिकेशन न लें, जो भी डॉक्टर हैं उनसे संपर्क करें और आगे ज़रूरत है फर्दर जाँचों की नहीं उसके बाद देखें। दूसरा ये है कि हाँ, जो रेगुलर जो वो है, हर एक अस्पताल के लिए एक एडवाइजरी जान हुई कि भाई किसी भी परिस्थिति को लेकर के हमें कुछ बेड आरक्षित रखने हैं उनके लिए, आइसोलेशन बेड। और उसी क्रम में हमने अपने 9 ICU और 20 जो ऑक्सीजन वाले बेड है उनको इस तरह की इलनेसेस के लिए आरक्षित किया हुआ है। और हमारे माइक्रोबायोलॉजी लैब जहाँ की RT-PCR टेस्ट होता है उनको भी हमने पूरा वो बता रखा है कि अगर बाय द वे अगर कोई पॉजिटिव केस आता है
तो उसकी वो जीनोम सीक्वेंसिंग करें और अधिक से अधिक जिनमें सिम्टम आ रहे हैं उनमें सुनिश्चित करें कि सब में RT-PCR टेस्ट हो। उत्तराखंड सरकार ने कर्मचारी संगठनों की प्रस्तावित हड़ताल के मद्देनजर राज्य में 6 माह के लिए एस्मा लागू कर दिया है। इस दौरान यदि कर्मचारी हड़ताल करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। वहीं कांग्रेस ने इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शेषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि बीजेपी के राज में लोकतंत्र खतरे में है। कर्मचारियों का ये संवैधानिक अधिकार है कि वह अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर सके, लेकिन सरकार ने लोकसभा चुनाव के डर से अलोकतांत्रिक तरीके से एस्मा लगाया है। आपको बता दें कि सचिव कार्मिक शैलेश बगोली ने एस्मा का आदेश जारी किया है। कांग्रेस पार्टी तो लगातार कह रही है कि देश में लोकतंत्र नाम की चीज नहीं है, लगातार संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भाई कर्मचारी संगठनों का फंडामेंटल राइट है, वो धरना प्रदर्शन करें, वो जो है अपनी मांगों को मनवाने के लिए लोकतांत्रिक तरीके अपनाएं। सरकार को उससे भी परहेज है, क्योंकि आप देखिए राज्य के राजकीय शिक्षक जो बड़ी तादाद में है इस प्रदेश के अंदर, निश्चित तौर पर उनके धरने से, प्रदर्शन से जो वो कार्य बहिष्कार कर रहे हैं उससे सरकार को परेशानी हो रही है। विभिन्न विभागों के कर्मचारी भी लगातार अपनी मांगों को लेकर के सरकार के दरवाजे पर चल रहे हैं। अब क्योंकि चुनाव नज़दीक है, सरकार घबरा गई है, इसीलिए जो है तानाशाहीपूर्ण तरीके से एस्मा लागू कर दिया गया है कि कर्मचारी संगठन जो है लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन ना कर सकें, हड़ताल ना कर सकें, जिससे जो है सरकार अपनी मनमानी चला सके। इसीलिए ये अलोकतांत्रिक तरीके से एस्मा लागू किया गया।